हेलो दोस्तों। हमारे विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, जो कि बहुत सुंदर है। पृथ्वी में अनेक देश हैं जो कि अपने कल्चर के लिए फेमस है। जिनमें से एक देश है हमारा प्यारा भारत, जो कि सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत बहुत ही सुंदर देश है जो कि अपनी अलग अलग संस्कृति और वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश में अनेक राज्य हैं, जिनमें से एक राज्य राजस्थान है। राजस्थान राज्य भी अपनी संस्कृति, पहनावे और खान-पान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान में अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जो कि पूरी दुनिया में अपने त्याग, बलिदान, दया, वीरता, महानता, सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आज हम एक ऐसे महान वीर योद्धा के बारे में बताएंगे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया, जिनका नाम है वीर महाराणा प्रताप। बोलने में अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में भील सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। अंततः अकबर महाराणा प्रताप को सुधारने में असफल रहा। महाराणा प्रताप की नीतियाँ ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उनका जन्म वर्तमान राजस्थान में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंता बाई के घर हुआ था। लेखक जेम्स टोड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के जनजाति में हुआ था। इतिहासकार विजय नाहर के अनुसार राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व काल गणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के भील जनजाति में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले में हुआ था और उनका ननियाल पाली में था। मुंशी देवी प्रसाद द्वारा रचित सरस्वती के भाग 18 में 7 पंक्तियों में ताम्रपत्र उल्लेखित है और सोमानी रचित पुस्तक में महाराणा प्रताप द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि का उल्लेख है। इन स्रोतों से सत्य है कि महाराणा प्रताप के ननियाल की भूमि का उल्लेख पाली का करना उचित है। महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के प्रश्न पर 2 धारणाएं हैं। पहली, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंता बाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के भील जनजाति में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए भील महाराणा प्रताप को कीका नाम से पुकारते थे। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था, उस समय उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। कुंभलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। जोधपुर के शक्तिशाली राठौड़ी राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत में सबसे शक्ति संपन्न थे एवं जयवंता बाई के पिता एवं पाली के शासक सोनगरा अखेराज मालदेव का एक विश्वसनीय सामंत एवं सेना नायक था। इस कारण पाली और मारवाड़ हर तरह से सुरक्षित था और रणबंका राठौड़ी की कमध्वज सेना के सामने अकबर की शक्ति बहुत कम थी। अतः जयवंता बाई को पाली भेजा गया। विक्रम संवत ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया 1597 को प्रताप का जन्म पाली मारवाड़ में हुआ। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही उदय सिंह की सेना ने प्रयाण प्रारंभ कर दिया और मावली युद्ध में बनबीर के विरुद्ध विजय श्री प्राप्त कर चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र सिंह सक्तावत की पुस्तक महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म स्थान महाराव के गढ़ के अवशेष जूनी कचहरी पाली में विद्यमान है। यहाँ सोनागरों की कुलदेवी नागनाची का मंदिर आज भी सुरक्षित है।
पुस्तक के अनुसार, पुरानी परंपराओं के अनुसार, लड़की का पहला पुत्र अपने पीहर में होता है। इतिहासकार अर्जुन सिंह शेखावत के अनुसार महाराणा प्रताप की जन्म पत्रिका पुरानी दिनमान पद्धति से अर्धरात्रि 12:17 से 12:57 के मध्य जन्म समय से बनी हुई है। 5:51 पलमा पर बनी सूर्योदय 00 पर स्पष्ट सूर्य का मालूम होना जरूरी है। इससे जन्मकाली ईस्ट आ जाती है। यह कुंडली चित्तौड़ या मेवाड़ के किसी स्थान में हुई होती तो प्रातः स्पष्ट सूर्य का राशि अंश कला विकला अलग होती। पंडित द्वारा स्थान काल गणना पुरानी पद्धति से बनी प्रातः सूर्योदय राशि कला विकला पाली के समान है। राणा उदय सिंह की पहली पत्नी जयवंता बाई थी तथा उनकी दूसरी रानी धीर बाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियानी के नाम से जाना जाता है। यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चला जाता है। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौड़ शासक रावचंद्र सेन भी उपस्थित थे। राणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। उनकी पत्नियों और उनसे प्राप्त उनके पुत्रों पुत्रियों के नाम: महारानी अजब दे पंवार से अमर सिंह और भगवान दास, अमरबाई राठौर से नत्था, सहमती बाई हाड़ा से पूरा, अलम दे बाई चौहान के पुत्र जसवंत सिंह, रत्नावती बाई परमार के पुत्र माल गज किलुंगी, लखाबाई के पुत्र राय भाना, जसोबाई चौहान के पुत्र कल्याण दास, चंपाबाई जंती के पुत्र कल्ला, सनवाल दास और दुर्जन सिंह, रानी सोल नकनी पुरबाई के सासा और गोपाल, फूलबाई राठौर के चंदा और शिखा, खीचर आसाबाई के पुत्र हत्ती और राम सिंह। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मानसिंह, भगवान दास तथा राजा टोडरमल प्रताप को समझाने के लिए पहुँचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार पानरवा के ठाकुर राणा पूंजा सोलंकी थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर एवं उनके 3 पुत्र कुंवर सालीवान सिंह, भवानी सिंह, प्रताप सिंह तथा उनका पौत्र बलभद्र सिंह सादड़ी के झाला बीदा सरदारगढ़ से भीम सिंह थे। एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम का सूरी। चंदावल में पुरोहित गोपीनाथ चरण जैसा जयमल मेहता। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धुरंधारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 3500 से 7800 लोगों को खो दिया, जिसमें 350 अन्य घायल हो गए। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप विजय हुए थे।
जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खां ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इस युद्ध को आसफ खां ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में बींदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा राम शाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर सालीवान, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चिर निद्रा में सो गए। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झालामान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया और महाराणा को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला तथा हल्दी घाटी युद्ध में युद्ध करते समय मान सिंह के हाथी मर्दाना के सुंड में लगी कटार के कारण चेतक घायल हो गया एवं महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध से बाहर निकल गया। कहा, घायल अवस्था में 20 फीट के नाले को पार कर बालीचा गांव में चेतक की मृत्यु हुई, जहां आज भी चेतक का स्मारक बना हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध में और देवर और चप्पली की लड़ाई में महाराणा प्रताप को सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा और उनकी बहादुरी, पराक्रम, चारित्र्य, धर्मनिष्ठा, त्याग के लिए जाना जाता था। मुगलों के सफल प्रतिरोध के बाद उन्हें हिंदू शिरोमणि माना गया। यह युद्ध तो केवल 1 दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए। महाराणा की हालत दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती चली गई। 24,000 सैनिकों के 12 साल तक गुजारे लायक अनुदान देकर भामाशाह भी अमर हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह युद्ध पूरे 1 दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने लग गई थी। वह जंगल में लौट आया और अपनी लड़ाई जारी रखी। टकराव के उनके एक प्रयास की विफलता के बाद प्रताप ने छापामार रणनीति का सहारा लिया। एक आधार के रूप में अपनी पहाड़ियों का उपयोग करते हुए प्रताप ने बड़े पैमाने पर मुगल सैनिकों को वहां से हटाना शुरू किया। वह इस बात पर अड़े थे कि मेवाड़ की मुगल सेना को कभी शांति नहीं मिलनी चाहिए। अकबर ने 3 विद्रोह किए और प्रताप को पहाड़ों में छुपाने की असफल कोशिश की। इस दौरान उन्हें प्रताप भामाशाह से सहानुभूति के रूप में वित्तीय सहायता मिली। अरावली पहाड़ियों से बिल युद्ध के दौरान प्रताप को अपने समर्थन के साथ और मोर के दिनों में जंगल में रहने के साधन के साथ इस तरह कई साल बीत गए। जेम्स टोड लिखते हैं कि अरावली श्रृंखला में एक अच्छी सेना के बिना भी महाराणा प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए वीर होने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ भी एक शानदार जीत हासिल कर सकता है या अक्सर भारी हार। एक घटना में गोलियां सही समय पर बच निकली और उदयपुर के पास सावर की गहरी जस्ता खानों में राजपूत महिलाओं और बच्चों को अगवा कर लिया। बाद में प्रताप ने अपने स्थान को मेवाड़ के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सावन में स्थानांतरित कर दिया। मुगल किंवदंती के अनुसार प्रताप कठिन समय में थे। सभी निर्वासित लोग कई सालों तक तलहटी में रहते थे, जंगली जामुन खाते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। किंवदंती के अनुसार प्रताप कठिन समय बिता रहे थे। सभी निर्वासित लोग कई वर्षों तक जंगली जामुन के साथ तोपों में रहते थे और शिकार करते थे, और प्रताप घास के बीज से बनी चपाती खाते थे। पृथ्वीराज राठौर का पत्र।
जब निर्वासन वास्तव में भूख से मर रहे थे तो उन्होंने प्रताप अकबर को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि वह शांति समझौते के लिए तैयार हैं। प्रताप के प्रमुख उनकी माँ की बहन का बच्चा पृथ्वीराज राठौर, जो अकबर की मंडली के सदस्यों में से एक थे, उन्होंने यह कहा, हिंदुओं की मान्यताएं हिंदू सूर्य के उदय पर आधारित हैं, लेकिन राणा ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन वह प्रताप के लिए है। सब कुछ उसी स्तर पर अकबर द्वारा माना जाएगा, क्योंकि हमारे प्रमुखों ने अपना साहस खो दिया है और हमारी महिलाओं ने अपना मूल्य खो दिया है। हमारी दौड़ में अकबर अभी भी एक बाजार दलाल है। उन्होंने थोक में सब कुछ खरीदा है, लेकिन केवल उदय के बेटे वह अपनी कीमत के लिए बहुत दूर था। राजपूत ने नोरोकोफ का कितना सम्मान किया। फारसी नववर्ष के दौरान अकबर महिलाओं को अपनी खुशी के लिए चुनता है। फिर भी कितने लोग इसे वस्तु विनिमय मानते हैं। क्या चित्तौड़ आएगा इस बाजार में? प्रताप सिंह, प्यार से पट्टे के रूप में जाना जाता है, ने अपना धन और बटालियनों में खर्च किया। हालांकि उन्होंने इस खजाने को संरक्षित किया। दुख ने मनुष्य को इस बाजार में धकेल दिया और उन्होंने अपने आत्मसम्मान को पीड़ित होते देखा। केवल हमीर के वंशज ही ऐसे अपराध से सुरक्षित थे। दुनिया पूछ सकती है कि प्रताप के लिए अप्रत्यक्ष मदद कहाँ से आई। कहीं से भी नहीं, बल्कि उनकी मर्दानगी और तलवार से। मानव बाजार का दलाल अकबर एक दिन जरूर इस दुनिया को छोड़ने जा रहा है। वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। फिर क्या हमारी दौड़ प्रताप तक आने वाली है, जो अमानवीय भूमि में राजपूत बीज बोने जा रहे हैं? उनके अनुसार हर कोई इसे संरक्षित करना चाहता है और इसकी पवित्रता को पुनर्जीवित और रोशन करना है। यह विश्वसनीय नहीं होगा यदि प्रताप अकबर को सम्राट कहा जाता था। जैसा कि सूरज किसी तरह से तेज दिशा में उगता है, मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए? मेरी गर्दन के चारों ओर अपनी तलवार रख दिया या गर्व से ले जाने के लिए कहते हैं कि कहा जाए। यह विश्वसनीय नहीं होगा यदि प्रताप अकबर को सम्राट कहा जाता था। जैसा कि सूरज किसी तरह से तेज दिशा में उगता है। इस प्रकार प्रताप ने उसे उत्तर दिया, मेरे भगवान एकलिंग, प्रताप को केवल तुर्की सम्राट कहा जाता है। तुर्की शब्द कई भारतीय भाषाओं में एक अपमानजनक शब्द है और सूर्य निश्चित रूप से पूर्व में दिखाई देगा। जब तक प्रताप की तलवार मुगलों के सिर पर घूमती है, तब तक आप अपना गौरव सहन कर सकते हैं। जहाँ तक सांगा के खून का सवाल है, अगर आप अकबर के बारे में धैर्य रखना चाहते हैं, आपने इस शब्द युद्ध में सुधार किया होगा। इस प्रकार संधि अहस्ताक्षरित रही। दिवेर छापली का युद्ध। राजस्थान के इतिहास 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनर्प्राप्ति हुई। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। मेवाड़ के उत्तरी छोर का दिवेर का नाका अन्य नाकों से विलक्षण है। इसकी स्थिति मदारिया और कुंभलगढ़ की पर्वत श्रेणी के बीच है। प्राचीन काल में इस पहाड़ी क्षेत्र में गुज्जर प्रतिहारों का आधिपत्य था, जिन्हें इस क्षेत्र में बसने के कारण मेर कहा जाता था। यहाँ की उत्पत्तिकाताओं में इस जाति के निवास स्थलों के कई अवशेष हैं। मध्यकालीन युग में देवड़ा जाति के राजपूत यहाँ प्रभावशाली हो गए, जिनकी बस्तियाँ आसपास के उपजाऊ भागों में बस गई और वे उदयपुर के निकट भीतरी गिरवा तक प्रसारित हो गई। चीकली के पहाड़ी भागों में आज भी देवड़ा राजपूत बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। देवड़ाओं के पश्चात यहाँ रावत शाखा के राजपूत बस गए। इन विभिन्न समुदायों के दिवेर में बसने के कई कारण थे। प्रथम तो दिवेर का एक सामरिक महत्व रहा है, जो समुदाय शौर्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वे उत्तरोत्तर अपने पराक्रम के कारण यहाँ बसते रहे और एक दूसरे पर प्रभाव स्थापित करते रहे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि इसकी स्थिति ऐसे मार्गों पर है जहाँ से मारवाड़, मालवा, गुजरात, अजमेर के आदान प्रदान की सुविधा रही है।
ये मार्ग तंग घाटियों वाले ऊबड़-खाबड़ मार्ग के रूप में आज भी देखे जा सकते हैं। इनके साथ सदियों से आवागमन होने से घोड़ों की टापों के चिन्ह पत्थरों पर अद्यावधि विद्यमान हैं। मार्गों में पानी की भी कमी नहीं है, जिसके लिए जगह जगह झरनों के बांध के अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात दिखाई देते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर चौकियों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। जब अकबर ने कुंभलगढ़, देवगढ़, मदारिया आदि स्थानों पर कब्जा कर लिया तो वहां की चौकियों से संबंध बनाए रखने के लिए दिवेर का चयन एक रक्षा स्थल के रूप में किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में घुड़सवारों और हाथियों का दल रखा गया। इंतर चौकियों के लिए रसद भिजवाने का भी यह सुगम स्थान था। ज्यों महाराणा प्रताप छप्पन के पहाड़ी स्थानों में बस्तियां बसाने और मेवाड़ के समतल भागों में खेतों को उजाड़ने में व्यस्त थे, वहां अकबर दिवेर के मार्ग से उत्तरी सैनिक चौकियों का पोषण भेजने की व्यवस्था में लगा रहा। प्रताप की नीतियां छप्पन की चौकियों को हटाने में तथा मध्य भागी मेवाड़ की चौकियों को निर्बल बनाने में अवश्य सफल हो गई, परंतु दिवेर का केंद्र अब भी मुगलों के लिए सुदृढ़ था। इस पृष्ठभूमि में दिवेर का महाराणा प्रताप व मुगलों का संघर्ष जुड़ा हुआ था। इस युद्ध की तैयारी के लिए प्रताप ने अपनी शक्ति सुदृढ़ करने की नई योजना तैयार की। वैसे छप्पन का क्षेत्र मुगल से युक्त हो चला था और मध्य मेवाड़ में रसद के अभाव में मुगल चौकियां निष्प्राण हो गई थीं। अब केवल उत्तरी मेवाड़ में मुगल चौकियां व दिवेर के संबंध में कदम उठाने की आवश्यकता थी। इस संबंध में महाराणा ने गुजरात और मालवा की ओर अपने अभियान भेजना आरंभ किया और साथ ही आसपास के मुगल अधिकार क्षेत्र में छापे मारना शुरू कर दिया। इसी क्रम में भामाशाह ने वहां से 25 लाख रुपए और 20,000 अशर्फियां दंड में लेकर एक बड़ी धनराशि इकट्ठी की। इस रकम को लाकर उन्होंने महाराणा को चूलिया ग्राम में समर्पित कर दी। इसी दौरान जब शाहबाज खान निराश होकर लौट गया था तो महाराणा ने कुंभलगढ़ और मदारिया के मुगली थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन दोनों स्थानों पर महाराणा का अधिकार होना दिवेर पर कब्जा करने की योजना का संकेत था। अतएव इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए नई सेना का संगठन किया गया। जगह जगह रसद और हथियार इकट्ठे किए गए। सैनिकों को धन और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सिरोही, ईडर, जालोर के सहयोगियों का उत्साह परिवर्धित कराया गया। ये सभी प्रबंध गुप्त रीति से होते रहे। मुगलों को यह भ्रम हो गया कि प्रताप मेवाड़ छोड़कर अन्य जगह जा रहे हैं। ऐसे भ्रम के वातावरण से बची हुई मुगल चौकियों के सैनिक बेखटके रहने लगे, अर्थात वो बेफिक्र हो गए। जब सब प्रकार की तैयारी हो गई तो महाराणा प्रताप, कुंवर अमर सिंह, भामाशाह, चुंडावत, सक्तावत, सोलंकी, पडिहार, रावत शाखा के राजपूत और अन्य राजपूत सरदार दिवेर की ओर दल बल के साथ चल पड़े। दिवेर जाने के अन्य मार्गों व घाटियों में भीलों की टोलियां बिठा दी गई, जिससे मेवाड़ में अन्यत्र बची हुई सैनिक चौकियों का दिवेर से कोई संबंध स्थापित न हो सके। अचानक महाराणा की फौज दिवेर पहुंची तो मुगल दल में भगदड़ मच गई। मुगल सैनिक घाटी छोड़कर मैदानी भाग की तलाश में उत्तर के दर्रे से भागने लगे। महाराणा ने अपने दल के साथ भागती सेना का पीछा किया। घाटी का मार्ग इतना कंटीला तथा ऊबड़ खाबड़ था कि मैदानी युद्ध में अभ्यस्त मुगल सैनिक विचलित हो गए, अर्थात घबरा गए। घाटी के दूसरे छोर पर जहां कुछ चौड़ाई थी और नदी का स्रोत भी था, वहां महाराणा ने उन्हें जा दबोचा। दिवेर थाने के मुगल अधिकारी सुल्तान खां को कुंवर अमर सिंह ने जा घेरा और उस पर भाले का ऐसा वार किया कि वह सुल्तान खां को चीरता हुआ घोड़े के शरीर को पार कर गया।
घोड़े और सवार के प्राण पखेरु उड़ गए अर्थात दोनों मर गए। महाराणा ने भी इसी तरह बहलोल खां और उसके घोड़े का काम तमाम कर दिया। एक राजपूत सरदार ने अपनी तलवार से हाथी का पिछवा पांव काट दिया। इस युद्ध में विजय श्री महाराणा के हाथ लगी। यह महाराणा की विजय इतनी कारगर सिद्ध हुई कि इससे मुगल थाने जो सक्रिय या निष्क्रिय अवस्था में मेवाड़ में थे, जिनकी संख्या 36 बतलाई जाती है, यहाँ से उठ गए। शाही सेना जो यत्र तत्र कैदियों की तरह पड़ी हुई थी, लड़ती भिड़ती भूखे मरते उल्टे पांव मुगल इलाकों की तरफ भाग खड़ी हुई। यहाँ तक कि 1585 ईस्वी के आगे अकबर भी उत्तर पश्चिम की समस्या के कारण मेवाड़ के प्रति उदासीन हो गया, अर्थात वह मेवाड़ पर फिर ध्यान नहीं दिया, जिससे महाराणा को अब चावंड में नवीन राजधानी बनाकर लोकहित में जुटने का अच्छा अवसर मिला। दिवेर की विजय महाराणा के जीवन का एक उज्जवल कीर्तिमान है। जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध नैतिक विजय और परीक्षण का युद्ध था, वहाँ दिवेर छावनी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध बना। इसी विजय के फलस्वरूप संपूर्ण मेवाड़ पर महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। एक अर्थ में हल्दी घाटी का युद्ध में राजपूतों ने रक्त का बदला दिवेर में चुकाया। दिवेर की विजय ने यह प्रमाणित कर दिया कि महाराणा का शौर्य, संकल्प और वंश गौरव अकाट्य और अमिट है। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि महाराणा के त्याग और बलिदान की भावना के नैतिक बल ने सत्तावादी नीति को परास्त किया। कर्नल टोड ने जहां हल्दी घाटी को थर्मोपाली कहा है, वहां के युद्ध को मैराथन की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एथेंस जैसे छोटी इकाई ने फारस की बलवती शक्ति को मैराथन में पराजित किया था, उसी प्रकार मेवाड़ जैसे छोटे राज्य ने मुगल राज्य के वृहद सैन्य बल को दिवेर में परास्त किया। महाराणा की दिवेर विजय की दास्तां सर्वदा हमारे देश की प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। 1579 से 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा ने 1585 ईस्वी में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया। महाराणा जी की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतने ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और ये समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उसके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप सिंह के डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर लेकर चला गया और महाराणा के स्वर्ग सिधारने के बाद आगरा ले आया। एक सच्चे राजपूत, सूरवीर, देशभक्त, योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए और उनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। प्रताप की मृत्यु पर अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी।
बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक वह था जो अपने क्रूर साम्राज्य के विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप जी थे जो अपनी भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उसकी आंख में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप के स्वर्गवासान के समय अकबर लाहौर में था और वहीं उसे सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है। अकबर की उस समय की मनोदशा पर अकबर के दरबारी दुर्सा आडा ने राजस्थानी छंद में जो विवरण लिखा वो हिंदी में कुछ इस तरह है। हे गेलोत, राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं। हालांकि तू अपना आड़ा यानी यश या राज्य तो गंवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गई और ना ही तू खुद आस्तों यानी बादशाही डेरों में गया। तू कभी शाही झरोके के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रोब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान कर देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त अश्वचेतक को शत शत कोटि कोटि प्रणाम। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इतिहासकार विजय नाहर की पुस्तक हिंदू व सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार कुछ तथ्य उजागर हुए। महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति छापामार युद्ध प्रणाली बनाई। वे स्वयं तो इसका प्रयोग नहीं कर सके, परंतु महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह एवं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका सफल प्रयोग करते हुए मुगलों पर सफलता प्राप्त की। महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर से नहीं हारे, उसे एवं उसके सेनापतियों को धूल चटाई। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप जीते। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा पर आक्रमण किए, परंतु महाराणा को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा के जाल में फंसकर पानी भोजन के अभाव में सेना का विनाश करवा बैठे। थक हार कर अकबर बांसवाड़ा होकर मालवा चला गया। पूरे 7 माह मेवाड़ में रहने के बाद भी हाथ मलता अरब चला गया। शाहबाज खान के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध 3 बार सेना भेजी गई, परंतु असफल रहा। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध सेना भिजवाई गई और पीट पिटाकर लौट आया। 9 वर्ष तक निरंतर अकबर पूरी शक्ति से महाराणा के विरुद्ध आक्रमण करता रहा, नुकसान उठाता रहा। अंत में थक हार कर उसने मेवाड़ की ओर देखना ही छोड़ दिया। ऐसा बुरा समय प्रताप के जीवन में कभी नहीं आया कि उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी, अकबर को संधि के लिए पत्र लिखना पड़ा हो। इन्हीं दिनों महाराणा प्रताप ने सुंगा पहाड़ पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया और सुंदर बगीचा लगवाया। महाराणा की सेना में 1 राजा, 3 राव, 7 रावत, 15,000 अश्वारोही, 100 हाथी, 20,000 पैदल और 100 वाजित्र थे। इतनी बड़ी सेना को खाद्य सहित सभी व्यवस्थाएं महाराणा प्रताप करते थे। फिर ऐसी घटना कैसे हो सकती है कि महाराणा के परिवार को घास की रोटी खानी पड़ी। अपने उत्तरार्ध के 12 वर्ष संपूर्ण मेवाड़ पर सुशासन स्थापित करते हुए उन्नत जीवन दिया। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि होते हुए भी महाराणा प्रताप के महान प्रशंसक थे। तो दोस्तों, ये थी हमारे वीर महाराणा प्रताप की वीर गाथा। दोस्तों, ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।